कभी जीवन में उसने फ़ोन किया किसी गधे के लिए, मुझे अच्छा लगा। हाउ आर यू माय डार्लिंग, मम्स हाउ आर यू। तो मैंने कहा हु आर यू शूटिंग, तो मैंने को बोलता नहीं दिस गाय, ओके गिव हिम द फोन। मैंने कहा यू नो हिम, ओ विकी बॉय, कैसे हो विकी बॉय। मैंने कहा अच्छा एंड आई वाज वेरी इनोसेंट। इसका नाम है नरेंद्र मोदी। ये आदमी उसको बोलना कि कल आपको देश के लिए मरना है तो मर जाएगा। ये उसके अंदर से, उनके खून से, उनके सब व्यक्ति महत्व से समझता है कि आदमी हिंदुस्तान के लिए है। एक बार मेरे ऐसे बाल निकले बाहर पैंट में से ऐसे याद, तो एक गोरी लड़की थी मेरे पीछे, मेरे को बोलते एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी। आई सेड या, said I can see some rope hanging down. I said, yeah, rope hanging. I said, मैंने बोला excuse me. I said 1 second. तो मैंने उसको निकाला. Oh my God! नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। 90 के दशक की एक अभिनेत्री जिसका फिल्मी करियर पूरे परवान पर था, एक के बाद एक हिट फिल्में दे रही थी, अचानक इस सदी की शुरुआत में गायब हो जाती है, भारत छोड़ देती है। 2016 में उसका नाम चर्चा में आता है एक आपराधिक मामले को लेकर। वही अभिनेत्री अब फिर एक बार उभरी हैं, फिर एक बार भारत वापस लौट आई हैं और फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हैं। मैं बात कर रहा हूं ममता कुलकर्णी की, जो इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं। ममता जी, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। ओके, थैंक यू। ममता जी, सबसे पहले तो ये समझना है कि 90 के दशक का वो दौर था और आप सफलता के चरम पर थीं। आप जिन फिल्मों में काम कर रही थी वो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही थी, हिट हो रही थी, आप चर्चा में थी। आप उस वक्त की अगर हम बॉलीवुड पत्रिकाओं को उठाकर देखें तो आपको एक सेक्स सिंबल के तौर पर भी पेश किया जाता था, एक ग्लैमरस डॉल के तौर पर पेश किया जाता था और एक के बाद एक कई फिल्में लगातार आपने दी थी। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि 90 के दशक के आखिर में आपने भारत छोड़ दिया, भारत छोड़कर चली गई? तो मैं एक मकसद के लिए मेरा जन्म हुआ था, मेरा बॉलीवुड के लिए जन्म नहीं हुआ था, लेकिन एक समय जैसे एक बोलता है ना, एक निकालना था। तो शायद मेरी माँ की इच्छा थी बचपन में, वो बहुत लता मंगेशकर की बहुत बड़ी फ़ैन थी। तो एक माँ की इच्छा होती है, वो नहीं हो पाई थी। उसको कुछ रामानंद सागर की सीता का रोल भी उनको ऑफर हुआ था उस समय 1950s में। अच्छा, मेरी माँ, आपकी माँ को ऑफर किया गया था? माँ को ऑफर किया था रामानंद सागर ने। और मेरी माँ के मतलब ये 2 बहनें थी। हाँ। तो दोनों के लंबे बाल यहाँ तक और एकदम पैर तक लंबे बाल और माँ एकदम जैसे आप देखोगे ना सीता जैसी दिखने वाली, लंबे बाल और ऐसे। तो मेरे डैडी ने नहीं अलाउ किया उस वक्त, वो ज़माना ही ऐसा था कि आप इट वाज नॉट इवन लुक नाइस। आई मीन पीपल इज नॉट टेक बॉलीवुड एज यू नो अ वेरी ग्रेट प्रोफेशन। मतलब लोगों को ऐसा लगता था कि बॉलीवुड मतलब सब मतलब अच्छे घर के लोग नहीं जाते थे उस वक्त। तो उसकी कोई इच्छा रही होगी जो मेरे अंदर वो, by the time I was 14-15, she was one day she went to Hong Kong, Bangkok. डैडी ने उनको टूर्स के लिए भेजा था उनके सहेलियों के साथ। तो वो कैमरा लेके आई थी हांगकांग से। तो एक बार मेरे को बोलती है रानी रानी पोज दे एंड शी सिंग वर्क, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आपका बचपन का नाम रानी था? रानी था। और एक होता है ना कि आप बचपन में आप बॉलीवुड में नंबर 1 हो चुके होते हो, बिकॉज मेरी इतनी सारी हिट जा रही थी। आपको नहीं मालूम है 97 में मेरी 7 फिल्में रिलीज़ हो गई थी और 7 के साथ हिट हो गई थी मेरी। और उसके बाद मैंने काफ़ी वर्ल्ड टूर्स किए थे। 3-4 बार मैं सुल्तान ऑफ ब्रुनाई को भी जाके आई थी, बिकॉज उनकी डॉटर मेरी बिग फ़ैन रही है। तो ये सब आदमी छोड़ता है एट द हाइट्स ऑफ द करियर, फिर जाता है आध्यात्मिक जीवन की ओर। तो क्या होता है, गॉड, ईश्वर आपको लोगों के बीच में नहीं मिलते हैं। गौतम बुद्धा को भी सब छोड़ के, उनके पैलेस को छोड़ के उनको वन की ओर चला जाना पड़ा। काफ़ी साल एकांत में रहना पड़ा, काफ़ी साल ध्यान, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ा। तब जाके पूरा ब्रह्मांड उनके सामने खेलने लगा था। मैं सब छोड़ दिया था।
मैंने बॉलीवुड छोड़ दिया। अभी लोग बोलते हैं कि मैं ड्रग्स में मेरा नाम आ गया। अभी आप सोचो, ड्रग्स के लिए आदमी कौन करेगा? ड्रग्स के लिए ऐसा ही आप सोचो ना, पैसे के लिए करेगा? जिसने बॉलीवुड की 40 फिल्में छोड़ी जब मैं निकली वहाँ से, मेरे पास 10 स्टाफ थे, मेरे पास 2 घर थे, मेरे पास 3 घर है, एक ऑफिस है और 10 मेरे स्टाफ होते थे, मेरी 2 गाड़ियाँ होती थी। मैंने सब जगह टूर किया था और जिधर मैं जाती थी उधर मेरे को आई यूज्ड टू गेट chauffeur driven car. I used to get a black limousine with a chauffeur driven driver for 1 month at my disposal. And I was earning so much money कि I would go to any designer store. I would not look the money. मैंने कभी उसका प्राइस टैग नहीं चेक किया कि ये कितने का है उस वक्त। आज तो सबका फैशन है कि they want a hi-fi, Versace and all that. Those years मैंने ऐसे देखे दनादन उठा के डालती थी। ये सब मैंने फेंका उठा के, ये सब को मैंने त्याग दिया। भूख प्यास ये सब चीज़ को मैंने अपनाया। तो ऐसी लड़की जो बॉलीवुड जैसे शौर्य को, जिधर मैं उतरती थी, जब भी मैं उतरती थी मेरा बॉडीगार्ड गाड़ी से पहले वो दरवाज़ा खोलेगा। बिफोर अ सन वुड कम देयर वाज अम्ब्रेला। ये सब छोड़ के एंड एनी टाइम आई वुड गो टू एनी प्लेस। जैसे कोई बोलेगा शोरूम खोलना है तो आई वुड गेट 5 लाख रुपीज़ जस्ट लाइक दैट। ये सब छोड़ छाड़ के मैं आई चूज़ अ टफ लाइफ इन माई जीवन में। तो क्यों आदमी किसी ड्रग्स में एकदम मूर्ख आदमी होगा वो करेगा? किस चीज़ के लिए करेगा? ये प्रश्न सर्वप्रथम होता है जब आप किसी के ऊपर आरोप लगाते हो कि वो किस चीज़ के लिए करेगा वो चीज़। लेकिन ममता जी आप पर कमजोरी होनी चाहिए। ममता जी आप पर ऐसा आरोप ड्रग्स को लेकर इसलिए लगा क्योंकि आपका नाम जुड़ा विक्की गोस्वामी के साथ में। जी। और विक्की गोस्वामी के बारे में उनका रेपुटेशन ये है कि वो एक ड्रग्स के स्मगलर रहे हैं, ड्रग्स के कारोबारी रहे हैं। हाँ, सही बात है। के साथ उनका रिलेशनशिप था, इसकी वजह से आपके ऊपर भी शक जताया जाने लगा, आप पर भी आरोप लगने लगे। तो ये बताइए कि आप ये विक्की गोस्वामी के संपर्क में कैसे आई? मैंने एक्चुअली जैसे मैंने बोला था कि 1996 के आसपास वो मेरे संपर्क में आ गए थे और सब जगह मेरे लिए ढूंढ रहे थे यहाँ वहाँ, बिकॉज काफ़ी इंडस्ट्री के लोग तब तक जा चुके थे वहाँ पे मतलब कहाँ? दुबई में जा चुके। सब बॉलीवुड गई थी, सबको मालूम है। उसके होटल ओपनिंग्स होते थे, उनके क्या क्या होते थे, उनके होटल्स थे, उनके साउथ अफ्रीका में इनके कसिनोस होते थे विक्की गोस्वामी के, और उनके प्राइवेट जेट्स होते थे। तो शूटिंग्स के लिए वहाँ पे काफ़ी लोग जाते थे उनके घर में, उनके साउथ अफ्रीका में, उनके दुबई में। आधी से ज़्यादा डजन इंडस्ट्री अपनी वहाँ पहुँच गई थी, मैं सबसे लास्ट गई थी वहाँ पे। और तो इन्होंने एक ऐसे बिजनेसमैन के तौर पर आपको आपके सामने खुद को प्रेजेंट किया था। क्या हो गया